समाधान ग्रुप एक नया वेंचर शुरू करने जा रहा है, एक नई परिभाषा लिखने जा रहा है। इस पूरी नर्चरिंग प्रोसेस है, जो हमारा इंक्यूबेशन प्रोसेस है, जो हम आज एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रहे हैं, उसमें एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। आज तक आप हमारे अलग अलग चैनल्स, जो एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी है, जो उद्यमी है, उसके थ्रू आप जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स की आप नॉलेज पाते रहे हैं। आप लोगों ने जो है वो लगभग 10 लाख सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं हमारे। आप लोगों ने आज भी 1 लाख से ज्यादा लोग आप लोग पर डे हमको देखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे जरूरत हमको समझ में आई कि अगर आज हम हिंदुस्तान की बात करें, इस देश की बात करें, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन प्रोसीजर नहीं है। कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है, वो सारे आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस में यूज है, जिन चीजों का यूज है, जो डे टू डे की जरूरतें हैं आपकी, उनके बारे में जब तक आप बिजनेस करने आते हैं तो वो शायद ऑब्सलीट हो चुकी होती है या आप भूल चुके होते हैं। तो एक ऐसा चैनल की जरूरत थी जो हमारे मेंबर्स को, आपको, जो भी लोग बिजनेस में हैं और या नया बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा कोई जरूर सिस्टम चाहिए था और टू वे कम्युनिकेशन वाला चाहिए था। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज की डेट में आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी कंसल्टेंट के पास, किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाए। बिजनेस रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जिज्ञासाएं हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो आप जान सकते हैं। तो ये बिजनेस पाठशाला के नाम पे हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं और ये चैनल में जो इंटरेक्शन होगा वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा। जूम के थ्रू डायरेक्ट लिंक भेजा जाएगा, जहां पे आप ज्वाइन करके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी बैंकिंग एक्सपर्ट से, किसी डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट से, किसी न किसी जो है वो एक्सपर्ट डोमेन, जो जिसका जो डोमेन है, उस डोमेन से अपनी नॉलेज को आप पा सकते हैं। ये हम डेली जो है वो मंडे टू फ्राइडे 5 डे रहेगा और जिसको हम फोर्टनाइटली पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। 3 बजे से 5 बजे तक हम बिजनेस पाठशाला लगाएंगे। So hello everyone, this is Monil Yadav from Institute from Industrial Development. आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, बेसिकली आप सभी व्यूअर्स का बिजनेस पाठशाला के इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली स्नैक। टू बी स्पेसिफिक, स्नैक्स में हम कौन कौन से बिजनेस मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। सो चिप्स एंड एक्सट्रूडेड स्नैक्स जो होते हैं, मतलब बेसिकली आपके जो डिफरेंट टाइप के चिप्स होते हैं एंड आपके पफ्स। फाइन। सो अब स्टार्टिंग विद आपको इसका एक थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। स्नैक्स टेक्निकली जो भी आप मील्स के बीच में छोटे छोटा आप कुछ खाना जो खाते रहते हैं, और से बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब स्नैक्स में आता है। तो इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये काफी बड़ी है। फाइन। तो इसको एक गो में कवर करना, या कह लीजिए सेक्टर बहुत बड़ा है अपने आप में, तो उसको एक गो में सेक्शन आज टेकअप किया है। कौन सा? जितने भी आप चिप्स खाते हैं, फॉर से अंकल चिप्स हो गया, आपने कुरकुरे के चिप्स खाए होंगे वो हो गए, एंड इवन जो आपके कुरकुरे के पफ्स होते हैं वो हो गए। सो बेसिकली एक्सट्रूडेड स्नैक, एक्सट्रूडेड पफ स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स, मतलब चिप्स जितने भी आप सोच सकते हैं इस कैटेगरी में। सो बेसिकली अब बात ये आती है कि आप मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स होंगे हमारे चैनल पे, जो अभी इस सेशन को देख रहे होंगे, उनका इंटेंशन होगा कोई ना कोई बिजनेस मॉडल लगाने का, राइट? आप में से भी काफियों का इंटेंशन होगा कि बिजनेस को अपग्रेड करने का या कोई बिजनेस मॉडल लगाने का इनमें से। सो अब बात ये आती है कि इस सेशन से आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इस सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं आपके चिप्स में, बेसिकली चिप्स के और आपके पफ्ड या एक्सट्रूडेड स्नैक्स के जो आपके हो सकते हैं। बिजनेस मॉडल क्या क्या हो सकते हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, मशीन्स कैसे आपस में डिफर करती हैं, प्लांट उनके कैसे डिफर करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो इस टाइप की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। और अब इसी में अगर मैं आपको थोड़ा एक और एड ऑन या थोड़ा और ब्रीफ दे दूं, सो काफी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि काफी सारे बिजनेस, जैसे आपके डिफरेंट मटेरियल हो गए, फॉर से आपके किसी फ्रूट के, जैसे एप्पल के चिप्स हो गए, पोटैटो के चिप्स हो गए, बनाना चिप्स हो गए, तो क्या ये सेम प्लांट में हो सकते हैं? तो ये सेम प्लांट में हो सकते हैं, ठीक है। और कुल मिला के आप अपने प्लांट, अगर आप पहले से प्लान कर लें कि आप कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के साथ जाना चाहते हैं, सो आप कम इन्वेस्टमेंट में मल्टीपल प्रोडक्ट सेम प्लांट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ एडिशनल मशीन्स उसमें लगेंगी, बट नॉट नेसेसरली कि आपको सारी की सारी मशीन्स एक, फॉर से अगर कोई पोटैटो चिप्स बना रहा है तो उसे बनाना चिप्स बनाने के लिए पूरा एक अलग यूनिट डालना पड़े, ऐसा नहीं होगा। सो ऑल यू नीड इज प्लानिंग। फाइन। सो अब इसी पर्सपेक्टिव को आज डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बेसिकली मौसम प्रिंस कार्ला जी हैं। सॉरी सर, आपका नाम मैंने थोड़ा गलत
प्रोनाउंस कर दिया, मौसम प्रिंस कार्ला जी हैं, जो बेसिकली हरगोपाल मशीन प्राइवेट लिमिटेड से बेसिकली एसोसिएटेड है, और ही हैज 16+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग टर्न की सॉल्यूशंस। सो कुल मिला के इनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है डिफरेंट जो भी मतलब बिजनेस मॉडल्स आपके हो गए इनके इन फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उनको बेसिकली कंसल्टेंसी देने में, मशीन और इक्विपमेंट सपोर्ट देने में। सो और एक टर्न की सोल्यूशन मतलब पूरा पूरा प्लांट का सोल्यूशन प्रोवाइड करके एज इट इज उनको प्रोवाइड करने का इस फील्ड में ने काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो आज बेसिकली मौसम जी हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, वो अपना प्रेजेंटेशन इसमें प्रेजेंट करेंगे। सो ओवर टू यू मौसम जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जैसे मोनिल ने बोला कि वी विल डिस्कस रिलेटेड टू स्नैक्स। तो स्नैक्स में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसमें एक्सट्रूडेड भी आ गए, चिप्स भी आ गए, नमकीन भी आ गए। इसके अलावा भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आजकल स्नैक्स कैटेगरी में इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट आज की कन्वर्सेशन में वी विल फोकस बेसिकली ऑन चिप्स और एक्सट्रूडेड स्नैक्स। और एक्सट्रूजन में कुछ और प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, तो उसके बारे में भी आज मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको थोड़ा नए प्रोडक्ट्स का भी आइडिया लगे कि और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन, फिर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बस एक मैं अपना बता देता हूँ। HMPL हरगोपाल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड 30 ईयर्स से भी पुरानी कंपनी है ये, और हम पैकेजिंग में वन ऑफ द लीडर्स हैं मार्केट के। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में वी डू टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर फूड प्रोसेसिंग। उसमें स्नैक्स आ गए, नमकीन आ गए, इवन रेडी टू ईट, रेडी टू कुक टाइप के प्रोडक्ट्स भी करते हैं हम। वी हैव अ टीम ऑफ साइट इंजीनियर्स। तो हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मशीनरी जो है इंपोर्ट करते हैं, और कुछ मशीनरी हम इन हाउस बनाते हैं, पर पूरा टर्न की सॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि आपको कोई चिंता ना हो, सिंगल वेंडर हो, जिससे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्ट पैकेजिंग तक सारा हम आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से हम मशीन्स मंगाते हैं, जिससे कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिले। तो अभी जैसे स्टूडियो की जगह मैं जूम पे कॉल ले रहा हूँ ये वाली। ऐसे ही आप लोग भी सब जूम पे, यूट्यूब पे बैठ के आजकल वीडियोस देख रहे हैं। तो उसका रीजन कोविड है। तो उसने हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत इम्पैक्ट किया है। पहले काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है मैनुअल लेबर के थ्रू बन जाते थे। उनके इश्यूज भी थे कि एक तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं मेंटेन कर पाते थे, कंसिस्टेंसी नहीं आती थी। जैसे कि आज आपका मूड अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है आपके एम्प्लॉय का, अगर मूड अच्छा नहीं है कल तो उसने कम मसाला डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती प्रोडक्ट्स में। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑटोमेशन पे जाना चाह रहे हैं इसमें। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ऑटोमेशन अब बढ़ रही है। और एक दिक्कत और है, हमारी ज्यादातर लेबर फोर्स जो है अनट्रेंड है। तो अब ट्रेंड लेबर की ज्यादा जरूरत है अनट्रेंड लेबर से, जिससे कि हम ऑटोमेशन पे ज्यादा काम करें, जिससे कम लेबर की जरूरत पड़े और प्रोडक्ट हमारे कंसिस्टेंट बने। और इस चीज से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ पे भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक हो जाती है। लेकिन जो लोकल प्रोडक्ट है वो 1-1.5 महीने से ऊपर की प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ मेंटेन नहीं कर पाते। इवन लिखते हैं वो 3 महीने, 6 महीने, बट प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ नहीं आ पाती 1-1.5 महीने से ज्यादा। उसके रीजन यही है कि हाथ से सब चीजें करते हैं, तो उसमें कई प्रोसेसेस क्लियर नहीं होते। तो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट भी इसका रोल है। फिर फ्यूचर में मतलब फ्यूचर तो अब आ ही गया है इसका। IoT कहते हैं, इंटरनेट ऑफ ऑल थिंग्स। तो इवन आज की डेट में मशीनरी के अंदर सारा वायरलेस वाईफाई भी इनबिल्ट लगना शुरू हो गया है, जिससे कि अगर आप कोई प्लांट सेटअप करते हैं, आप दिल्ली रहते हैं और प्लांट आप सेटअप करते हैं झारखंड में,
तो आप सारी चीज मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन कितनी हो रही है, क्या हो रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन मैनेजर्स जो आपको रोज डेटा देते हैं। तो उसमें डेटा कुछ गलत भी हो सकता है जो आपको बाद में पता लगेगा। उससे अच्छा है कि मशीन ही आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन देती रहेगी कि भाई अभी कितना किलो माल बना है आज, कितने पैकेट पैक हुए हैं। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको रियल टाइम में आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे आप अभी सीसीटीवी कैमरा से करते हैं। तो ये मशीन की भी डेटा आप गैदर कर सकते हैं। हाइजीन इज अनदर फैक्टर जिसके बारे में मैंने बोला ही कि शेल्फ लाइफ वगैरह बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट अब अपन चलते हैं प्रोसेसिंग में। तो प्रोसेसिंग में सबसे पहले एक्सट्रूडेड स्नैक्स के बारे में बात करेंगे कि एक्सट्रूडेड स्नैक्स क्या होते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फिर इसके बाद एक छोटा प्रोजेक्ट लेंगे 125 किलो पर आवर के हिसाब से कि उसका क्या बिजनेस मॉडल है, कितना खर्चा आता है, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, कितनी जगह चाहिए हमें उस प्रोजेक्ट के लिए, और लगभग कितना बजट चाहिए, कितना टर्नओवर आएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन आएगा। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम चिप्स को कवर करेंगे, और चिप्स में आज मैं आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा जो कि अब आने वाली है, इंडिया में स्टार्ट हो रही है, हमने कुछ प्लांट्स अभी लगाए हैं। तो एक्सट्रूडेड स्नैक्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखे होंगे काफी सारे प्रोडक्ट्स हर जगह मिलते हैं एक्सट्रूडेड, जैसे चीज बॉल्स हो गए, क्रैक्स के रिंग वगैरह आते हैं। तो इसमें पफ आते हैं, डिफरेंट शेप्स आती हैं, डिफरेंट टेक्सचर आते हैं। 5 रुपए से लेके इसका 40-50 रुपए तक का पाउच आता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मार्केट सेगमेंट को केटर कर रहे हैं। अगर बिल्कुल लो कैटेगरी में कर रहे हैं 5 रुपए के पाउच में, तो ज्यादातर प्रोडक्ट कॉर्न बेस्ड, मक्के के सूजी से बनते हैं। और अगर हाई एंड प्रोडक्ट में देखेंगे 40-50 रुपए 20 रुपए के पाउच में, तो उसमें वो कुछ मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स भी आते हैं। जैसे आज की डेट में किनुआ आ रहा है, रागी मिक्स करते हैं, ज्वार मिक्स करते हैं उसको मल्टीग्रेन करने के लिए, और ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स भी हम इसी सेम प्लांट से अचीव कर सकते हैं। तो अभी हम जो मशीन्स प्रोवाइड करते हैं इसमें वैसे 100 किलो से 1.5 टन लिखा है, पर आज की डेट में 125 किलो का मिनिमम प्लांट है पर आवर का, और मैक्सिमम 1.5 टन या उससे ऊपर का एक प्लांट, सिंगल प्लांट हम सेटअप कर सकते हैं। एक्सट्रूडेड में क्या खास चीज है, मेन है कि आज की डेट में लोग चाहते हैं कि भाई फ्राइड प्रोडक्ट थोड़ा कम हो और बेक्ड ज्यादा हो। ये पर कहने की बात है, अगर फाइनल प्रोडक्ट का आप ऑयल कंटेंट वगैरह देखेंगे तो इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर ऑयल कंटेंट होता है। इसमें ऑयल हम बाद में डालते हैं ऊपर से सीजनिंग के लिए, लेकिन जो फ्राइड प्रोडक्ट होते हैं उसमें हम ऑयल में फ्राई करते हैं। नमकीन से डेफिनेटली हेल्दी है, पर जो फ्राइड पैलेट वगैरह आते हैं स्नैक्स, उसके मुकाबले सिमिलर ही है, ये ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपका ऑयल कंटेंट में। पर कुछ इनोवेटिव मेथड्स अपना सकते हैं अगर ऑयल कंटेंट रियली में कम करना है। पर मार्केट में ये देखा गया है कि अगर ज्यादा ऑयल हटा देंगे तो टेस्ट में फर्क आता है, और लोग ये चीज टेस्ट के लिए ही खरीदते हैं। तो अगर टेस्ट नहीं आएगा तो फिर उनको मजा नहीं आएगा। तो ऑयल जो फैटी कंटेंट होता है वो प्रोडक्ट को टेस्टी बनाता है। तो इस तरह के बहुत सारे शेप्स हैं, कुछ भी आप इमेजिन करें तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें बन सकते हैं। तो हाँ, इसमें हम बात करते हैं 3 तरह के। पहले एक्सट्रूडर के बारे में बात करते हैं कि एक्सट्रूडर क्या है। तो अगर आप देखें ये जो मशीन है, ये वाली फर्स्ट मशीन जो है, ये एक्सट्रूडर है। एक्सट्रूडर बेसिकली एक कुकर है। जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं तो कॉर्न को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से पानी जैसे ही निकलता है तो वो उसको
ब्लास्ट करता है, जो पानी के निकलने की जगह नहीं होती तो वो उसको ब्लास्ट करता है और वो कॉर्न फट के वो पॉपकॉर्न बन जाता है, पॉप हो जाता है और पानी उसका बाहर निकल जाता है। सेम मेथड है कुकिंग में, होता ही है। अगर चाहे फ्राइंग करें चाहे कुछ करें, जो प्रोडक्ट के अंदर पानी होता है वो टेम्परेचर हाई जैसे ही होता है रीच करता है तो वो बाहर भाप बन के निकलता है। जैसे ही भाप बन के निकलेगा तो कॉर्न जो भी ग्रेन है वो पॉप हो जाता है। तो इट इज बेसिकली अ कुकर, एक्सट्रूजन इज बेसिकली अ कुकर इन विच, मतलब कोई भी आप ग्रेन को उसमें आप पॉप कर सकते हैं। पर ज्यादातर इन तरह के प्रोडक्ट्स में कॉर्न यूज होता है या फिर राइस यूज होता है। अब इसमें तीन तरह के एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी आती है। एक तो आती है फुली पॉप्ड, तो जो हम ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, रिंग वगैरह, चीज बॉल, पफ, क्रैक्स के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सब जो है फुली पॉप्ड है। तो एक तो फुली कुक्ड एक्सट्रूजन होता है, वो यही है। फिर एक एक्सट्रूजन होता है जो हाफ कुक्ड होता है, उसको हम पैलेट कहते हैं। अगर पैलेट कहते हैं, फ्राइम्स कहते हैं, जिनको हम तलते हैं घर में, पापड़ जैसे कच्चे आते हैं, उनको हम तल लेते हैं और मार्केट में भी वो अलग अलग नामों से बिकते हैं, अलग अलग शेप्स में। तो वो अनकुक्ड बेसिकली प्रोडक्ट होता है, उसमें मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है और उसको हमें फ्राई करना पड़ता है। और तीसरा हमने मिडल को भी फाइव है, इसको हम थ्री शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो पैलेट की मैंने बात करी, वो प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है, उसकी लाइन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है अगर अच्छा पैलेट बनाना है आपको। तो मल्टी करोड़ में उसकी लाइन आती है। लोकल लाइंस भी आती हैं पर उसमें इतना अच्छा प्रोडक्ट बन नहीं पाता। तो वो हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया था, एक एक्सट्रूडर, जिससे कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसमें मक्के का भी निकाल सकते हैं, मिक्स ग्रेन्स का भी निकाल सकते हैं और अलग अलग नई शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जो पफ में नहीं क्रिएट कर पाते। तो और तीसरा मैंने आपको बताया पैलेट है, उसके बारे में मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन पर थर्ड इज पैलेट। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो एक्सट्रूजन से बनती है, वो है ब्रेकफास्ट सीरियल्स। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ब्रेकफास्ट में जो हम खाते हैं चीजें, नाश्ते में दूध के साथ, उस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में इसकी बहुत डिमांड आ गई है। आपने देखा होगा एक कंपनी बेकरीज है, वो कुछ साल पहले ही चालू हुई थी और ऑलरेडी काफी बड़ी कंपनी बन गई है। फिर एक सोल फूड करके है जिसको अभी शायद टाटा ने टेक ओवर किया है। तो इस तरह की बहुत सारी नाश्ते के सीरियल्स की भी कंपनीज बहुत सारी स्टार्ट हो रही है। तो ये एक नई कैटेगरी है, कैटेगरी तो पुरानी है पर एक मतलब इसमें काफी ग्रोथ की गुंजाइश है अभी इस कैटेगरी में, क्योंकि प्लेयर्स बहुत कम है। स्नैक्स वाले में तो बहुत ज्यादा प्लेयर है और उसके बिजनेस मॉडल में मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा उस प्रोजेक्ट के। तो सेम मशीन में आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, शेप अलग अलग बना सकते हैं, मीठे फीके जैसा आप चाहे इसको हम फ्लेवर दे सकते हैं जिससे कि प्रोडक्ट बना सके। और इवन एक्सट्रूजन के थ्रू आज की डेट में हम कॉर्नफ्लेक्स भी बना सकते हैं। जो ट्रेडिशनल कॉर्नफ्लेक्स है वो प्योर कॉर्न कर्नल से बनता है, उनको बॉईल करके उसको रोल करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें पानी की वेस्टेज और ये सब बहुत ज्यादा होती है। और कच्चा कॉर्न को मैनेज करना मुश्किल होता है, उसमें कॉर्न को बॉईल करना और ये सब मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो रिसेंटली कि कॉर्नफ्लेक्स ऑलमोस्ट एक ही शेप के दिखते हैं, तो वो सारे एक्सट्रूजन से कॉर्नफ्लेक्स बने हुए हैं। उसके लिए कुछ मशीन्स एक्स्ट्रा लगती हैं पर आप एक्सट्रूजन से कॉर्नफ्लेक्स बना सकते हैं। अगर हमें टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक उसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे कॉर्नफ्लेक्स बनता है।
तो अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट बिजनेस मॉडल में। तो एक्सट्रूजन का देखिए छोटा सेटअप लगभग 125 किलो पर घंटे का आप सेटअप करें। इससे छोटा भी पॉसिबल है, पहले हम करते थे इससे छोटा भी, पर जब हमने उसके वायबिलिटी देखते हैं तो वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होता। उसका क्या मतलब है, मान लो मैं अगर 60 किलो घंटे का माल बनाता हूँ और 8 घंटे चलाता हूँ या 10 घंटे चलाता हूँ, 600 किलो माल बनाता हूँ या 20 घंटे चलाता हूँ, 1 टन माल बनाता हूँ, तो इतना माल बन नहीं पाता कि मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कवर हो सके। जैसे कि रेंट है, सैलरी है, बिजली के खर्चे हैं, तो वो सारा पैसा उसी में लग जाता है, तो मार्जिन नहीं आ पाता। क्योंकि हमें प्रोडक्ट, अगर हम इतना छोटा प्लांट लगाते हैं तो नॉर्मली ज्यादातर 5 रुपए की मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे ज्यादा डिमांड है। तो उस मार्केट में जब आप 5 रुपए का प्रोडक्ट होता है, वो 3 रुपए कुछ पैसे का बिकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो उसमें एंड ऑफ द डे साल 2 साल आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें तो कुछ पैसा बचता ही नहीं है एंड में। तो हमने ये नोट किया कि लगभग 125 किलो 150 किलो पर घंटे की अगर आप लाइन लगाएंगे तो मुनाफा होएगा, बचेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल मुनाफा बचता है, फिर शॉर्टकट लगाने पड़ते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं बनती प्रोडक्ट की और शेल्फ लाइफ वगैरह नहीं आती। तो हमें 125 किलो पर घंटे की लाइन लगाने के लिए लगभग 5,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 5,000 सारी स्पेस मशीनरी की नहीं है, पर आप मान के चलो अगर हम 125 किलो माल बनाएंगे घंटे का, तो 125 किलो माल बनाने के लिए इंटू 8, अगर 8 घंटे में 1 टन माल बनाएंगे, और अभी एक शिफ्ट का ही मान के चलते हैं, तो 1 टन तो हो गया रेडी माल। और कम से कम 2-3 टन, 2-3 दिन का आप रॉ मटेरियल मंगा के रखेंगे, प्लस पैकिंग का सामान, गत्ता वत्ता, ये सब चीजें रखेंगे, तो आपको 4 से 5 टन माल रखने की जगह चाहिए उसमें। और ये माल होता है हल्का, भारी नहीं होता, तो हल्का माल को ज्यादा स्पेस लगती है इसमें। तो लगभग 5,000 स्क्वायर फीट अगर जगह होगी तो इजी रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि हमारे पास हाइट लगभग 16 फीट हो, क्योंकि कुछ मशीन्स हैं जैसे पैकिंग मशीन वगैरह, उनमें ज्यादा हाइट लगती है, तो वो प्री प्लान करके रखें। एक कंपनी होनी चाहिए हमारी, चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो। ट्रेडमार्क, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म में कि लोगों को याद रहे, तो ट्रेडमार्क करना भी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ब्रांड बनाना ही नहीं चाहते, वो इस तरह का होता है कि हर 6 महीने में अपना नया नाम रख देते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाते, 6 महीने में वो पिट जाता है, फिर दूसरा नाम रखते हैं। लेकिन अच्छी कंपनीज आप जब भी देखोगे वो ब्रांड बना के चलती हैं, जिससे कि लोगों को याद रहे आपका प्रोडक्ट, आपका पाउच का क्या कलर है, ये सब चीजें, जिससे कि आगे आपको उसका फायदा मिले। तो इस तरह की एक एग्जांपल है प्रताप स्नैक्स, अगर कंपनी का नाम है, येलो डायमंड के नाम से उनका प्रोडक्ट आता है। वो लगभग 12 साल पुरानी कंपनी है, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। आज की डेट में उनका मार्केट कैप 2,200 करोड़ रुपया है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है वो। तो उस तरह से अगर सोच रखेंगे तो बड़ी कंपनी बना पाएंगे। फिर आपको जीएसटी, पैन कार्ड, ये सब चाहिए। और एक बात ध्यान रखने की है, कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो कम से कम 6 महीने से 1 साल के फंड्स आपके पास होने चाहिए। नहीं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस चलाने में इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, फैमिली से, फ्रेंड से लोन लेके, जो भी है, मशीन वगैरह लगा लेंगे, फैक्ट्री चल लगा लेंगे। लेकिन एक बिजनेस को चलने में 6 महीना साल लगता है कम से कम, मार्केट समझने में और आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनने में, इन सब में। तो 6 महीने से 1 साल के अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आपको कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाएगी, और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो मैंने अभी इजी करने के लिए थोड़ा
और कॉम्प्लेक्स है वैसे इससे, पर मैंने कोशिश करी कि इसको अभी सिंप्लीफाई करके रखूं, और 8 आवर शिफ्ट के हिसाब से, एक शिफ्ट के हिसाब से इसमें हमने प्लानिंग करी है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ किस लोकेशन पे हैं। अगर सस्ती कोई लोकेशन है जहाँ लेबर वगैरह सस्ती मिल जाती है तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा, पर ये आप समझिए कि नॉर्मल टीयर 1 या टीयर 2 सिटी के हिसाब से नंबर्स है। तो आपको लगभग 14 आदमी चाहिए। अगर आप खुद ट्रेंड इंजीनियर वगैरह नहीं है, या कोई इनमें से रोल अगर आप खुद निभा सकते हैं, जैसे प्लांट हेड का अगर आप खुद निभा सकते हैं रोल, तो वो आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। तो इस तरह से आपको रखना पड़ेगा। लगभग 14 आदमियों की जरूरत है। और भी हैं वैसे स्टोर डिस्पैच क्वालिटी, पर ये अभी मैंने लगाई नहीं है। ये नेक्स्ट स्टेज में, जैसे आप 6 महीने साल के बाद आपको इस तरह के लोग रखने पड़ेंगे जिससे कि आपकी क्वालिटी वगैरह मेंटेन हो। तो अभी प्लांट हेड हो गया, अकाउंट्स हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गए, लेबर हो गई, सेल्स में हो गए कुछ लोग, और ड्राइवर वगैरह। तो कुछ चीजें ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें हम, डिपेंडिंग ऑन आपके क्या स्किल सेट है। सेकंड, मंथली एक्सपेंसेस पे चलते हैं। इसमें मंथली एक्सपेंसेस अब मैंने मान के चला है 15 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह मिलेगी, कहीं 6 रुपए भी मिलती है और कहीं 20 रुपए भी मिलती है। तो उस हिसाब से आपका रेंट चेंज होगा। और अगर आपकी अपनी ओन्ड एंड अपनी जमीन है, अपना शेड है, तो ये भी कॉस्ट आपकी बचेगी। पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें हर महीने खर्च करने ही है, चाहे माल बिके चाहे ना बिके। और वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बनाने का खर्चा के हिसाब से होता है। तो अगर ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा है, कम होगा तो कम होगा। तो बिजली लगभग 10 रुपए यूनिट मैंने करी है। 100 किलोवाट का पूरा लोड होता है एक्सट्रूजन में की पूरी लाइन में और पैकिंग मशीन वगैरह में। तो लगभग 2 लाख का खर्चा आएगा। और अगर ये यूनिट कॉस्ट आपके यहाँ कम है तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। डीजल का मेरे को आइडिया नहीं है कितना यूज होगा, तो मैंने अभी 1000 यूनिट के हिसाब से पर डीजल का रेट लगा के करा है। ये कॉस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और पैकेजिंग। आज की डेट में ऑयल महंगा होने के कारण, कुकिंग ऑयल महंगा होने के कारण रेट थोड़े हाई हैं, पर पहले लगभग 58 रुपीज केजी में अपना प्रोडक्ट डेवलप होता था। आज की डेट में 70 रुपए लगते हैं लगभग। तो उसका ब्रेकडाउन है बेसिकली 27 रुपए किलो तो मक्का आएगा, तो वो हमारा लगेगा लगभग 65%, और 35% हमारा ऑयल और मसाला लगेगा। वो लगभग 150 रुपए किलो के हिसाब से मैंने दोनों का लगाया रेट। तो 70 रुपए किलो हमारा कॉस्टिंग बैठती है। पैकेजिंग मटेरियल लगभग 69 पैसा 59 पैसा पर पाउच की कॉस्ट आती है पैकेजिंग मटेरियल की। ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करता है आप कितनी दूर तक प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। यहाँ एक बात नोट करने की है, जो एक हमारा फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदे की बात यह है कि क्योंकि ये माल बहुत हल्का होता है, तो ज्यादा दूर तक ट्रांसपोर्टेशन में फीजिबल नहीं है। अगर ज्यादा दूर तक माल डिलीवर करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कुछ नहीं बचेगा। तो ये एक फायदा भी है आपके लिए। सबसे बड़ा फायदा यही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां अपने बड़ी फैक्ट्रियों से पूरे इंडिया में सप्लाई नहीं कर सकती। तो इसलिए हर छोटे इलाके में, हर 100-200 किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे बहुत सारी लोकल कंपनियां हैं जो सरवाइव कर रही हैं, 40-50 करोड़ तक का टर्नओवर कर पा रही हैं। उसका रीजन ही ये है कि बड़ी कंपनियां सब जगह सप्लाई नहीं कर पाती एफिशिएंटली। आप अगर अपने एरिया में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के रेडियस में काम करेंगे तो आप बड़ी कंपनी से भी टक्कर ले सकते हैं प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही मेजर हो सकती है अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो। मार्केटिंग कॉस्ट मैंने अभी रैंडम लगाई है, डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली ऑन एन एवरेज 5% सेल का होना चाहिए। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि साल में जो आपको टर्नओवर चाहिए उसका आप 5% लेके रहे, तो लगभग उतनी कॉस्ट होनी चाहिए आपकी मार्केटिंग की। तो जब मैं मार्केटिंग कहता हूँ, इसका मतलब सेल्स के सैलरी नहीं हुई। इसका मतलब है जैसे कुछ स्टिकर बनते हैं, कुछ खिलौने बनते हैं,
अलग अलग स्कीम चलती हैं, इस तरह की मार्केटिंग की कॉस्ट है। मशीनरी का सेटअप बता देता हूँ मैं, रफ आइडिया है ये। जब आप इसमें एंटर होंगे प्रोजेक्ट में तो आपको आइडिया लगेगा। मशीनरी का लगभग 1 करोड़ रुपए का सेटअप है। लगभग 42 लाख का तो एक्सट्रूजन की लाइन आती है पूरी, और 25-26 लाख रुपए की एक पैकिंग मशीन आती है। तो 125 किलो माल पैक करने के लिए लगभग आपको 3 पैकिंग मशीन लगेंगी। तो 1 करोड़ रुपए मैंने अभी 2 के हिसाब से लगाया कि 2 पैकिंग मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री सेटअप में लगभग 4-5 लाख रुपए लगेगा। पैकेजिंग डिजाइन, जो आप पाउच डिजाइन बनवाएंगे, तो जब लैमिनेट बनता है उसका शुरू में एक अपफ्रंट कॉस्ट आती है लगभग 1.5-2 लाख की, उसको डिजाइन को बनाने के लिए। तो हर बार जब भी डिजाइन चेंज करेंगे इस तरह की कॉस्ट आएगी, तो इसका भी ध्यान रखना है कि हमें बार बार डिजाइन चेंज नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं रेवेन्यू पर मंथ के हिसाब से। तो 125 किलो के हिसाब से अगर हम लाइन देखें और 5 रुपए की मार्केट को ही देखें पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट है, ये हाई वॉल्यूम मार्केट है। जो 10 रुपए 20 रुपए की मार्केट है उसमें वॉल्यूम कम है लेकिन मार्जिन ज्यादा है। तो वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन चिप्स में डिस्कस करूंगा समझाने के लिए कि उसका क्या फर्क पड़ता है। तो अभी हम हाई क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं, 5 रुपए पाउच की। तो लगभग शुरू में आपको 22 ग्राम देना पड़ेगा, बाद में आप 15 ग्राम तक आ सकते हैं पाउच में, अगर आपको मार्केट में कम्पीट करना है। 70 रुपए के हिसाब से लगभग 1.5 रुपए का प्रोडक्ट है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है, पाउच को, छोटे पाउच को बड़े पाउच में एक में डाला जाता है। वैसे गत्ते में डालना चाहिए, पर गत्ते में डालेंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो पाउच में डाल देते हैं बड़े में 48 का, और वो जब सप्लाई करते हैं तो सबको एक एक पाउच के हिसाब से बेचते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मैंने 100 किलोमीटर के हिसाब से लगाई है अभी। ये जैसे ही 150 या 200 होगी तो मेजर कॉस्ट हो जाती है, तो अभी 100 के हिसाब से 19 पैसे पर पाउच, ये पर पाउच की कॉस्ट है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो मैंने अभी सैलरीज और रेंट किया था उसको मैंने इसमें लगा लिया। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो बिजली और डीजल इनके खर्चे थे वो भी यहाँ लगा लिए। और मैंने क्या किया कि इंटरेस्ट भी लगा लिया। मान लो हमने इक्विपमेंट लोन पे लिया है तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज भी हमने इसमें कॉस्टिंग में जोड़ लिया। तो 2 रुपए 90 पैसे का एक पाउच रेडी होगा। और अगर अपन 15% का मार्जिन लेते हैं तो 3 रुपए 34 पैसे का पाउच आपकी फैक्ट्री से निकलेगा। इसमें अब ये जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है। अगर डायरेक्ट है तो आप इसमें से कुछ मुनाफा आपका और बच जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी कि आपको एक एक छोटी छोटी दुकान पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्रोडक्ट। लगभग सेलर जो होता है, दुकानदार जो होता है, वो 1 रुपए का मार्जिन उसको मिलता है। और आप कहेंगे कि इसमें अब और ये 60-65 पैसे का मार्जिन किसका है, तो इसमें कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो हर दुकान पे माल पहुंचाएगा उसकी, प्लस वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कुछ मार्जिन अपने लिए रखेगा, 30-40 पैसे अपने लिए रखेगा, प्लस अपना शिपिंग का उसका खर्चा। तो ये सब मिला के वो 5 रुपए का पाउच फिर एमआरपी बिकेगा। तो अगर हम टोटल मंथली सेल देखते हैं, लगभग 54,25,000 के आसपास की है। टोटल एक्सपेंसेस हमने ये सारे जोड़ के 65,000 पाउचेस पर डे इनटू, हाँ एक बात और ध्यान रखें, जब भी ये सारी कैलकुलेशन करें 30 दिन महीना होता है, लेकिन 30 दिन के हिसाब से ना करें, क्योंकि जो एफिशिएंसी आती है लगभग 25 दिन की आती है, क्योंकि हमारे देश में त्योहार बहुत हैं, तो हर महीने कुछ ना कुछ छुट्टी होगी और कुछ ना कुछ लोग आएंगे नहीं, तो किसी दिन माल नहीं बनेगा, कुछ होएगा। तो 25 दिन के हिसाब से आप सारी कैलकुलेशन करें, तो 25 दिन से ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ज्यादा कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर ऑन एन एवरेज 25 दिन की कैलकुलेशन करी जाती है। तो 25 दिन के हिसाब से ये सेल है। 25 दिन के ही खर्चे पूरे महीने के हैं, और आपको लगभग 7 लाख रुपए बचेगा महीने का इसमें। अब ये सिनेरियो तो तब है जब आप फुल 8 घंटे की शिफ्ट चला के सारा माल बेच पाए, शुरू में नहीं बेच पाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था 6 महीने से 1 साल का आपके पास कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए कुछ फंड्स होने चाहिए, तभी बिजनेस सरवाइव कर पाएगा।
क्योंकि 5-6 महीने लगेंगे आपको 65,000 पाउचेस पर डे की सेलिंग करने में। बना तो आप लेंगे रोज का, लेकिन सेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेली इतना माल आपका मार्केट में जाना चाहिए। फिर और भी कुछ चीजें होती हैं, रिटर्न वगैरह, ये सब उसमें अभी डीप नहीं जाएंगे, वो आपको बाद में थोड़ा समझ आएगा वेस्टेज वगैरह का। पर लगभग टॉप लेवल पे देखें तो लगभग 7 लाख रुपए महीने की इसमें बचत रहती है प्रोजेक्ट में। तो एक समरी देख लेते हैं। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आप एक शिफ्ट पे काम करके, अगर आप 2 शिफ्ट में काम करेंगे तो रेवेन्यू वगैरह आपका बढ़ेगा और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेंगी, तो आपको मार्जिन और बढ़ेगा। तो जैसे ही आपकी ग्रोथ और बढ़ेगी, आप सेम मशीनरी से प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं, मुनाफा डबल से भी ज्यादा कर सकते हैं, और एफिशिएंसी ला सकते हैं। पर हम अभी 8 घंटे के हिसाब से लगभग 6.5 करोड़ की आपकी टोटल सेल होगी और 85 लाख रुपए आपको साल में बचेगा। उसका मतलब क्या है कि 2 साल से कम में आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगी, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है। और ये प्लांट 6 साल से 10 साल तक इन प्लांट्स में कुछ नहीं होता। छोटी मेंटेनेंस है, तो 2-3 लाख रुपए साल का खर्चा है उसका मेंटेनेंस का, वो आपको पार्ट्स वगैरह रखने पड़ेंगे, बाकी कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। और प्रोडक्ट बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। ये सारी चीजें हमारा जो इंजीनियर है वो सब सिखा के जाता है और रेसिपीज वगैरह दे के जाता है। इसके अलावा भी हम साथ हैं आपके, जब भी आपको कोई जरूरत पड़े तो हेल्प कर सकते हैं आप। तो ये हो गया एक्सट्रूजन का। अब इसमें जैसे मैंने ब्रेकफास्ट सीरियल की बात की थी, इसमें हम नॉर्मल सीरियल जैसे चोकोज वोकोज तो नॉर्मली इसमें ही बन जाता है थोड़ा सा अटैचमेंट करके, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स के लिए थोड़ा ज्यादा खर्चा है, इक्विपमेंट है। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप बताइएगा, एक या तो हम एक और सेशन कर सकते हैं किसी और चीज पे जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, या फिर मेरे से आप बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। ये लगभग लेआउट है इसका एक्सट्रूजन लाइन का। तो ये मिक्सर है, ये एक्सट्रूडर है, ये ड्रायर कहते हैं इसे, ओवन ड्रायर मल्टी लेयर होता है। ये मसाला चढ़ाने के लिए पूरा सिस्टम होता है, और ये पैकिंग मशीन। तो इस तरह से प्लांट लगता है अपना। इसके कुछ वीडियोस भी हैं, टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो हम आपसे यूट्यूब पे शेयर करेंगे इस पे वीडियो पे, तो आप देख पाएंगे। ठीक है, अब अपना इस पे वापस आते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट है चिप्स का। तो चिप्स बहुत तरह के मार्केट में मिलते हैं। जैसे मोनिल जी ने बोला था कि पोटैटो के तो होते ही हैं, इसके अलावा वेजिटेबल चिप्स भी बहुत सारे तरह के आते हैं आज की डेट में, फ्रूट चिप्स आते हैं। तो इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आई हैं जिसमें मुनाफा ज्यादा है और प्रोडक्शन कम करके हम मुनाफा ज्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि पोटैटो चिप्स में ज्यादातर बड़े प्लेयर मार्केट में है, जैसे कि पेप्सी हो गया, हल्दीराम, डायमंड, इस तरह के कुछ मेजर हैं। फिर थोड़े छोटे प्लेयर भी हैं, पर ज्यादातर मेजर बड़े प्लेयर्स हैं इसमें, क्योंकि प्लांट थोड़ा महंगा आता है इसका, और आलू को मैनेज करना सबसे बड़ा इसमें बिजनेस है कि आलू आप कितने का खरीदते हैं और कैसा खरीदते हैं। तो इसमें पोटैटो चिप्स हैं ट्रेडिशनल, और वैक्यूम फ्राइड नई टेक्नोलॉजी है जिसमें वैक्यूम में हम फ्राई करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वेजिटेबल चिप्स वगैरह, ये सब फ्रूट चिप्स। तो अभी पहले चलते हैं हम, हाँ, टाइप्स ऑफ चिप्स फोटो में दिखा रहा हूँ। ये वैक्यूम फ्राइड में आप गाजर, भिंडी, केले, पके हुए केले का, जैक फ्रूट, इसको क्या कहते हैं, जैक फ्रूट, मेरे को हिंदी का नाम नहीं आता इसका, कटहल, कटहल का, बीन्स का, और फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हैं इस तरह के। तो ये रेडी टू ईट है, जैसे चिप्स है इसी तरह का फ्रेंच फ्राई है, ये आप सीधा पाउच में से निकाल के खा सकते हैं। ट्रेडिशनल पोटैटो चिप्स हो गए। और तीसरा एक और आता है प्रिंगल का, आपने नाम सुना होगा, कंपाउंड चिप्स। ये आलू के पाउडर से बनता है,
जिस एरिया में पानी की कमी है, क्योंकि आलू में पानी बहुत लगता है साफ करने के लिए, कई एरियाज में गवर्नमेंट ने पानी की मना की रखी है, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लग सकती जिसमें ज्यादा पानी यूज होता है, तो वहां आप कंपाउंड चिप्स बना सकते हैं या फिर वैक्यूम फ्राइड चिप्स बना सकते हैं। तो इसके बिजनेस मॉडल में आते हैं। इसका सबसे छोटा प्लांट अगर ऑटोमेटेड लेंगे तो 250 किलो पर आवर से नीचे का नहीं फायदा। बाकी मैनुअल बनाते हैं छोटे सेटअप में तो वो पॉसिबल हो सकता है, पर ऑटोमेशन में अगर जाएंगे तो 250 किलो पर आवर का प्लांट लगेगा लगभग, और स्पेस इसमें लगेगी लगभग 10,000 स्क्वायर फीट, हाइट वही रहेगी, बाकी सब चीजें सेम है। मैन पावर थोड़ी सी बढ़ेगी इसमें उसके मुकाबले, और इसमें आपको क्वालिटी में और स्टोर डिस्पैच में आदमी रखने पड़ेंगे, और लेबर ज्यादा लगेगी क्योंकि आलू हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो ऑन एन एवरेज में आपको अगर आलू अच्छा है तो 4 किलो आलू से 1 किलो पोटैटो चिप्स बनता है, उसका जो पानी होता है वो सारा उड़ जाता है, तो 4 किलो आलू का 1 किलो बनेगा। तो जब मैं 250 किलो घंटे का कहता हूँ तो 1,000 किलो आलू लगेगा 1 घंटे का। तो 1,000 किलो आलू को हैंडल करने के लिए आपको लेबर चाहिए ज्यादा, और इसके अलावा स्टोरेज बहुत स्पेस चाहिए कि आलू को कैसे स्टोर करें। जो बड़ी कंपनियां हैं वो जब आलू सीजन में होता है उस टाइम पे कमाई कर पाते हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तो उस टाइम में कमाई नहीं होती उनकी, क्योंकि आलू के रेट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वो 5-6 महीने जब सीजन होता है उसमें इतनी कमाई कर लेते हैं कि वो सब उसको कवर कर लेते हैं। छोटी कंपनीज ऑफ सीजन में बनाती नहीं है चिप्स, तो इसलिए उनकी ब्रांड ही नहीं बन पाती, लेकिन बड़ी कंपनीज पूरे साल बनाती हैं, चाहे उन्हें आलू महंगा पड़े चाहे सस्ता पड़े। तो ये चीज भी आप इसमें सोचें। तो अगर किसी का कोल्ड स्टोरेज है या आलू का एरिया है, जैसे आगरा हो गया या इंदौर हो गया या गुजरात साइड पे आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा फायदे का सौदा है, क्योंकि वहां पे कोल्ड स्टोरेज आपके पास होंगे जो आलू में आप आलू से जब सीजन है लेके उधर स्टोर कर सकते हैं, तो आपकी आलू की कॉस्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें मेजर कॉस्ट आलू की है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने उसी पे, सिमिलर चार्ट है, सेम रेंट मैंने उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है। ये सब आप चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी लोकेशन क्या है। मशीनरी कॉस्ट ये लगभग 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मशीनरी आएगी इसकी, क्योंकि जो प्लांट है इसका महंगा होता है। इसमें आलू साफ करना है, आलू धोना है, आलू का छिलका उतारेगा, आलू स्लाइस होगा, फिर आलू धुलेगा, स्लाइस होके, जैसे घर में हम चिप्स बनाते हैं मम्मी के साथ या वाइफ के साथ, तो उसमें यही काम करते हैं, आलू धोते हैं, आलू का छिलका उतारते हैं, फिर उसको चिप्स बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। इसमें सुखाने की जरूरत नहीं है, पर प्लांट उसको पानी में से स्टार्च निकाल के उसको हम फ्राई कर देते हैं, तो इसमें सुखाने की जरूरत नहीं है। सुखाना इसलिए पड़ता है क्योंकि घर में हम लंबे समय के लिए कच्चा रखते हैं चिप्स, इसमें ऑनलाइन चिप्स बन जाता है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पर मशीनें मशीनें करती हैं सारा काम, हाथ से कुछ नहीं होता, बस आलू उठा के मशीन में डालना है, बाकी सारा काम पाउच में पैक होने तक सारा ऑटोमेटेड है। ऐसे ही पुराना पिछला प्लांट भी ऐसे ही था, उसमें बस मक्के की सूजी डालनी है और मसाला भर के रखना है, पूरा प्लांट ऑटोमेटेड है, उसमें हाथ नहीं लगाना कुछ भी पूरे प्लांट में। तो इसमें लगभग 1 लाख पाउचेस बनेंगे पर डे के, 108 रुपए किलो प्रोडक्ट बनेगा ये। 15 ग्राम डालते हैं लगभग, 12 भी डालते हैं 11 भी डालते हैं, डिपेंड करता है, पर 15 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन है ये। तो 108 रुपए किलो आलू पड़ेगा, ये चिप्स पड़ता है। मैंने इसमें 20 रुपए किलो आलू लिया है, तो 80 रुपए का आलू हो गया। 80 रुपए इंटू 60, तो 40% इसमें तेल होता है, और मसाला लगभग 10% होता है। तेल और मसाले का सेम कॉस्ट 150 रुपए के हिसाब से मैंने करा कैलकुलेट। तो 60% 80 का वो ले लें और 40% 150 का ले लें, 108 रुपए किलो के आसपास बनेगा। लेकिन जब सीजन होगा आलू का, तो आलू 5 रुपए किलो मिलता है, 6 रुपए किलो मिलता है, तब आपकी कॉस्टिंग डाउन आएगी, तब आपको मुनाफा होगा, उस टाइम पे डबल ट्रिपल मुनाफा होगा जो इसको कवर करेगा। तो ये चीज सोचने की है। बाकी ओवरहेड्स वगैरह उसी तरह से कैलकुलेट किए हैं।
15% के मुनाफे से लगभग सिमिलर प्राइस में आपका पड़ेगा जब 20 रुपए किलो आलू है। जब आलू 30 रुपए 40 रुपए किलो है तो आपको उसको मैनेज करना है कोल्ड स्टोरेज में रख के पहले, जिससे आपको सस्ता आलू मिल जाए। और जब आलू 5 रुपए किलो होगा तो आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा डाउन आएगी और तब आपका मुनाफा ज्यादा होगा। तो लगभग सिमिलर कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 11 लाख रुपए महीना बचेगा। और एक चीज और ध्यान देने की है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से आप मार्केट नहीं कैप्चर कर पाएंगे। उसका क्या मतलब है? भाई मैं अगर सिर्फ पोटैटो चिप्स लॉन्च कर दूं और कुछ ना लॉन्च करूं, तो जिस डीलर या दुकानदार के पास आप जाएंगे वो कहेगा कि भाई मेरे पास तो चिप्स के ये 5 लोग और हैं और ये 10 और आइटम देके जाते हैं मेरे को, तो मैं आपसे क्यों लूं? तो या तो कॉस्ट का फर्क होना चाहिए, उसको मुनाफा ज्यादा होगा तो रखेगा वो, या आपका और भी सामान हो साथ में तो रखेगा, उसको इजी हो जाएगा। ऐसे ही उसमें है स्नैक्स में। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टी प्रोडक्ट हो, जिससे कि थोड़ा आसानी हो, बास्केट एक बन जाती है, या मल्टी फ्लेवर्स हो, इस तरह की चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाँ, ये ट्रेडिशनल मेथड का है रेवेन्यू का, सेम ही है। मैंने गलत लिख दिया, ये ट्रेडिशनल का था 11 लाख। अब आते हैं वैक्यूम फ्राइड में। जैसे ये चिप्स मैंने बताए थे, इसमें आप गाजर का, भिंडी का, शकरकंदी का, कटहल का केले का, ये सारा चिप्स और ये फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। तो अगर आप 5 रुपए की मार्केट ना पिक करके आप 10 रुपए 20 रुपए की मार्केट पिक करते हैं, उसके लिए दुकानें अलग होंगी, मॉडर्न ट्रेड कहते हैं उसे। जैसे बड़ी किराने की दुकानें होती हैं, या हाईवे के जो रेस्टोरेंट होते हैं, इस तरह की जगह पे अगर आप कैटर करेंगे और पाउच आप 10 रुपए का या 20 रुपए का निकालेंगे और 5 रुपए में compete नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका नया प्रोडक्ट है, तो आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के लिए। और आप वैक्यूम फ्राइड में जा सकते हैं। ये यहाँ गलत लिखा है, यहाँ वैक्यूम फ्राइड होना चाहिए। तो वैक्यूम फ्राइड प्रोडक्ट में आपको कई फायदे हैं। एक फायदा है कि प्लांट आप छोटा लगाएंगे, लगभग 75 किलो पर घंटे का फाइनल प्रोडक्ट का, 300 किलो रॉ मटेरियल का। तो नंबर ऑफ पाउचेज आपको कम बनाने पड़ेंगे, जगह आपको कम लगेगी और इफेक्टिव पड़ेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि तेल कम पीता है ये चिप्स। वैक्यूम फ्राइड में हम जो फ्राइंग करते हैं वो वैक्यूम कंडीशन में करते हैं। तो आपने स्कूल में देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट जब करते थे या साइंस पढ़ते थे, तो उसमें वो कहते थे अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम करना है 100 डिग्री से, तो उसको अगर हम वैक्यूम में करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, कम टेम्परेचर में बॉयल हो जाता है। तो ऐसे ही तेल जो है, तेल जब 180 170 डिग्री पे आप तेल कुक करते हैं, जब चिप्स चलाते हैं, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। आपने देखा होगा तेल काला हो जाता है। अच्छे रेस्टोरेंट में आप जब खाना खाएंगे तला हुआ भी, तो आपको बदहजमी नहीं होती, लेकिन सड़क पे अगर आप खाते हैं तो उसमें बदहजमी होती है। उसका रीजन यही है कि ऑयल वो इतना हाई टेम्परेचर पे इतनी देर तक यूज करते हैं उसको कि वो काला पड़ जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और वो कैंसरस हो जाता है, तो उससे कैंसर भी होता है। तो वो चेंज ना हो उसके लिए वैक्यूम कंडीशन में अगर हम ऑयल को बॉईल करते हैं तो 60 डिग्री से 90 डिग्री के अंदर बॉईल हो जाता है। तो इसमें एक तो हमारा ऑयल खराब नहीं होता, सबसे बड़ा फैक्टर। सेकंड, जब इतने कम टेम्परेचर में हम फ्राइंग करते हैं तो जो हमारे फल सब्जियां जिनके हम चिप्स बना रहे हैं, उनके जो अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ठीक रहते हैं। 180 डिग्री पे जब हम आलू को तलते हैं तो आलू में कुछ नहीं बचता, स्टार्च बचता है बस। तो इसीलिए माँ बाप मना करते हैं चिप्स मत खाओ, क्योंकि उसमें तेल ही तेल है, न्यूट्रिएंट्स उसमें जीरो है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर इस तरह आप फ्राई करेंगे तो सब्जियों में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इंटैक्ट रहेंगे। तो जब चिप्स खाएंगे तो एक तो उसमें ऑयल पिकअप भी सिर्फ
3% से 16%। आलू में सबसे ज्यादा होता है लगभग 15-16%, और गाजर और इनके चिप्स बनाएंगे तो 2-3% 4% पे ऑयल पिकअप है। ऑयल सबसे महंगा कंपोनेंट है, 150 रुपए लीटर ऑयल है। तो अगर आप ऑयल बचाएंगे तो आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट की सस्ती हो जाएगी। तो एक तो आपका प्रोडक्ट सस्ता बनेगा और आप ज्यादा रेट पे बेच पाएंगे इसको। पर आपको प्रीमियम पैकिंग करनी पड़ेगी इसके लिए, तो हम कार्टन में पैक करेंगे जिससे चिप्स टूटे ना हमारा, तो इसकी कॉस्ट बढ़ती है। ठीक है। और ओवरहेड हमारे ज्यादा लगेंगे क्योंकि जगह कम है, लेकिन हमारी सैलरियां हैं, माल कम बना रहे हैं, हम 30,000 पाउच बना रहे हैं। और इंटरेस्ट भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम पाउचेस कम बना रहे हैं। तो 4 रुपए 55 पैसे पे आपका 10 रुपए वाला पाउच रेडी होगा। 50% मार्जिन, उसमें हमने 15% मार्जिन रखा था, तो उसमें 12 से 15% ही मार्जिन बच पाता है। इसमें आप 50% 60% तक का मार्जिन ले सकते हैं आराम से। तो 50% का मार्जिन 6.8 पैसे का रुपए का आपका पाउच रेडी होगा, और सिर्फ 30,000 पाउच बना रहे हैं, तो बेचने भी आसान है। 51 लाख की सेल होगी, 34 लाख के एक्सपेंसेस, 17 लाख रुपए महीना बचेगा आपको। उसमें बच रहा था हमारा 11 लाख रुपया 85 लाख की सेल पे। इसमें 50 लाख की सेल में 17 लाख रुपया बच रहा है। इसको और एफिशिएंट बना सकते हैं जिससे मार्जिन और बढ़ सकते हैं। इसमें 60-65% तक का मार्जिन आ सकता है। 20 रुपए के पाउच में और ज्यादा मार्जिन आ सकता है। और इसमें कंपटीशन भी नहीं, और प्रोडक्ट भी नया मार्केट के लिए, तो आसानी होगी बेचने में भी आपको। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, ट्रेडिशनल में 3.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और वैक्यूम फ्राइंग में 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा दिखेगा आपको चिप्स के नॉर्मल प्लांट में, लेकिन मुनाफा 1.354 करोड़ ही है। इसमें 4.5 करोड़ के रेवेन्यू आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो मशीन की कॉस्ट, ये सारी चीजें आपकी 1 साल के अंदर निकल जाएंगी, उसमें 3 साल के अंदर अंदर निकलेंगी। तो ऑलमोस्ट 50% मुनाफा है इस प्रोजेक्ट में, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है इस तरह की। इस और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है आज की डेट में कि फैट कंटेंट कम करो, सॉल्ट कम करो, इस तरह के प्रोडक्ट बनाओ। तो ये एक बहुत अच्छा नया ऑल्टरनेटिव है मार्केट में। अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो नॉर्मल चिप्स ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोग फ्राइड इतना ऑयल वाला प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते, और गवर्नमेंट की तरफ से भी वहां मैंडेट है कि आपको ऑयल कंटेंट कम करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। 40% ऑयल वाले प्रोडक्ट नहीं चलेंगे मार्केट में, क्योंकि लोगों की हेल्थ खराब होती है, फिर गवर्नमेंट को हॉस्पिटल और इसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, लोगों को ज्यादा डायबिटीज हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, ये सब चीजें। तो आप ये प्रोडक्ट इस तरह से और देख सकते हैं। तो ये तो है बिजनेस मॉडल का। अब एक बस आपको एक आइडिया दे देता हूँ, हमारे पास अभी 7-8 मिनट है इसके। तो पैकेजिंग कैसी होती है? तो आज की डेट में ऑटोमेटिक मशीनें हैं पैकेजिंग की। 100 पैक्स पर मिनट तक की मशीनें हैं जो पैक कर सकती हैं, 120 पैक भी कर सकती हैं। एक चीज और है कि पैकिंग मशीन के ऊपर एक मशीन लगती है मल्टी हेड वेयर। इसमें ये आपको इतने सारे दिख रहे हैं, सारे तराजू हैं, इतने तराजू हैं, 18 तराजू हैं, किसी में 14 हैं, किसी में 10 हैं। तो इससे क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट का वजन है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। जब आप लाखों पाउच पैक करेंगे और 1-1 2-2 ग्राम का भी वजन का फर्क आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि लाखों रुपए का फायदा या नुकसान सिर्फ इसी बात पे हो जाता है। तो इस तरह की मशीनें आज की डेट में लोगों को अडेप्ट करनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी बहुत इजीली अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। तो स्पेशली जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पाउचेस बनाने, ये एक और तरह की मशीन है, एक फिल मशीन कहते हैं, जो जिपर पाउच वाली मशीन आती है। फिर सेकेंडरी पैकेजिंग, ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जो हो रहा है आज की डेट में मार्केट में। जो बड़ी कंपनीज हैं वो अब इस तरह का चीजें कर रही हैं प्लांट ऑटोमेशन के लिए। तो मतलब रोबोट से सारा पैलेटाइजिंग, बैग फिलिंग, इस तरह की चीजें भी पॉसिबल है। फिर ऑटोमेटिक वेयर हाउसिंग, ऑटोमेटिक हैंडलिंग। तो वेयर हाउस अभी तक
35 फीट तक के बनते थे, अब वेयर हाउस इस तरह के बनने शुरू हुए, मल्टी स्टोरी। मशीन ही पूरा माल ऊपर तक स्टैक कर देती है, तो आपको जगह कम चाहिए पर हाइट में हम स्टोर कर सकते हैं सामान। फिर एक्सरे मशीन्स होती हैं, ये लगती हैं पैकेजिंग में, कि कोई प्रोडक्ट बनाते वक्त कोई उसमें बाहर से कोई मटेरियल उसमें ऐड ना हो जाए, जैसे कि लोहा या कोई बोल्ट गिर गया किसी मशीन का, तो आपके कस्टमर को इस तरह की चीज ना मिले, तो इसके लिए एक्सरे मशीन्स वगैरह लगती हैं। हम सारी बड़ी कंपनीज के साथ, छोटी कंपनीज के साथ, मीडियम स्केल, नई स्टार्टअप, सबके साथ काम करते हैं। कुछ नाम ये हैं, पर इसके अलावा भी हमारे कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक हम काम कर रहे हैं, नेपाल में भी और बांग्लादेश में भी। तो इन सब जगहों पे स्नैक्स के प्लांट हम लगाते हैं, पूरे टर्न की सॉल्यूशन, जिससे कि आपका फोकस सिर्फ सेल्स पे होना चाहिए, आपका फोकस प्रोडक्ट बनाने पे नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट एक बार सेट हो गया, उसकी रेसिपी बन गई, तो वो मशीन 24 घंटे अपने आप चलती है। आदमी बस उसको वॉच करते हैं कि कोई उसमें पैरामीटर्स चेंज तो नहीं हुए, और कम से कम लेबर में काम होता है इसमें, मशीन्स में। और पूरे मशीन में कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट में। पूरा हाइजेनिक फॉर्म में पैक होगा प्रोडक्ट इसमें, तो आपको शेल्फ लाइफ भी जल्दी ज्यादा मिलेगी इन प्रोडक्ट्स में। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में जाएंगे, तो उसमें जो इम्पोर्टर है वहाँ का, बाहर का कंपनी का, तो जब आपकी कंपनी विजिट करने आएगा और उसको दिखेगा कि हाँ सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, हाइजेनिक है, तभी आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो आज की डेट में इंडिया बहुत सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, स्नैक्स में भी, और फूड, रेडी टू ईट, फ्रोजन फूड, और रिटॉर्ट फूड, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अगर किसी को कोई इंटरेस्ट हो ज्यादा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.hgmachines.com, या आप हमें गूगल, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं HMPL के नाम से, HMPL फूड प्रोसेसिंग, या हरगोपाल मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यूट्यूब पे कम से कम 150 वीडियो हैं अलग अलग लाइंस के। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। कोई प्रोसेस भी समझ इजीली समझ सकते हैं। अभी हमारे पास 4 मिनट है, हमें एक वीडियो देखते हैं इसी की, एक्सट्रूजन लाइन की। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसमें। तो ये सूजी आ रही है कॉर्न की, मिक्सर में पानी के साथ मिक्स होके इस मिक्सर में, और ये अब एक्सट्रूजन पे जा रही है। तो आप देख सकते हैं एक आदमी यहाँ है जो इसको बस देख रहा है, और आपको बाकी आदमी पैकिंग सेक्शन में दिखेंगे। यहाँ हमें एक आदमी की पूरी लाइन पे जरूरत है, इसके अलावा 2 लेबर यहाँ पे बस जो रॉ मटेरियल है उसको डंप करने के लिए जरूरत है, 2 से 3 लोग। ये एक्सट्रूडर से रिंग बन रहा है, रिंग बन के आगे जा रहा है, आगे देखते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट बनता है, इस तरह से हम डाई लगा के अलग अलग शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कटर चालू होएगा तो शेप बननी शुरू हो जाएगी। अब ये रिंग बन रहा है इसमें, तो इतनी स्पीड से प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो अलग अलग डाइज होती हैं, तो उनके हिसाब से शेप चेंज कर सकते हैं। इस सेक्शन को हटा के नया सेक्शन लगा देंगे तो नई शेप क्रिएट हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फीचर्स हैं इसमें जो कर सकते हैं।
थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करता हूँ इससे। अब ये एक्सट्रूजन से निकल के ये ड्रायर है, मल्टी लेयर है इसमें, ये 5 लेयर का है। ये 125 किलो वाली ही लाइन है। इसमें ऊपर से माल डल रहा है और नीचे से प्रोडक्ट बाहर आएगा। ये सीजनिंग सिस्टम है, ये मसाला डाल रहे हैं इसमें, फिल कर रहे हैं। 2 केटल्स हैं इसमें, ट्रिपल जैकेटेड होती हैं कि हाथ ना जले, गर्म होती हैं ये, हाथ ना जले किसी का। तो एक केटल एक टाइम में काम कर रही होती है, सेकंड वाले को आप रेडी करके मसाला उसमें ऑयल और मसाला डाल के रेडी कर सकते हैं, कुकिंग करती रहती है उसको। ये खोल के दिखाया है इसमें मल्टी लेयर, ये आप अंदर से भी देख सकते हैं कि इस तरह से। ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर आया ओवन से। और ये सीजनिंग सिस्टम में चला गया। ये आप देखेंगे यहाँ से स्प्रे हो रही है स्लरी, तो ऑयल और मसाले का कुक्ड सीजनिंग है जो इस पे स्प्रे हो रही है प्रोडक्ट पे, और ये मिक्सिंग हो रही है। ये प्रोडक्ट बाहर आ गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट पैकेजिंग मशीन पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो रियल टाइम में पैकेजिंग में चला जाए। ये स्लरी का पंप होता है, ये अमेरिकन पंप है। ये इसमें जो स्लरी है वो जाम नहीं होती। नॉर्मल अगर पंप होगा तो वो स्लरी जाम हो जाएगी इसमें। आप ये वीडियो देख सकते हैं, 15 मिनट का वीडियो है, 15.5 मिनट का। हमारे चैनल पे HMPL पे आप जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चैनल है हमारा HG मशीन स्नैक्स प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आता है तो आपको दिख जाएगा। वैक्यूम फ्राइंग का भी दिखा देता हूँ, वैसे टाइम हो गया है। मोनिल आप बता देना जब भी बंद करना हो। ये वैक्यूम फ्रायर है। मौसम जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड वाया टाइम बाउंड लिमिटेशन नहीं है, आप प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक चिप्स, वेजिटेबल चिप्स का भी दिखा देता हूँ, ये चीज मैं आपको। ये एक और खास चीज है वेज इसमें वैक्यूम फ्राइंग में। नॉर्मली बनाना चिप्स जो है कच्चे बनाना के बनते हैं, इसमें आप पके हुए बनाना का भी बना सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स वैक्यूम फ्रायर के हैं। इस तरह से फिल करके ये वाली बास्केट अंदर चली जाती है, आप रखेंगे इसमें। ये प्रोडक्ट बाहर निकाल के फिर आप सीजनिंग करके इसको पैक कर सकते हैं। तो ये प्लांट छोटा है, ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं है। ट्रेडिशनल जो चिप्स का प्लांट है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है मोनल, वी आर डन विद द प्रेजेंटेशन। क्या काम है?
हेलो। जी जी, जस्ट एक सेकेंड, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मोनिल सब हो गया कवर, कुछ करना है और कोई चीज तो नहीं? जी ठीक है। आपके साइड से अगर कोई बचा हुआ है तो आप वो टेकअप कर सकते हैं, एल्स हम फिर वाइंड अप करते हैं यहाँ पे नहीं, मैंने कर एफएक्यू के। लिया। बाकी वीडियोस वगैरह ही हैं, वो बाद में सब देख सकते हैं अगर चाहे तो। जस्ट ऐसा कुछ इशू है, जस्ट एक सेकंड रुक जाइए। हम्म। सो थैंक यू मौसम जी, आपने काफ़ी एक अच्छा सेशन प्रेजेंट किया। बेसिकली आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बिजनेस मॉडल के सेंस में। डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड इवन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपने ब्रीफ की, उनके बिजनेस मॉडल्स के आपने सैंपल। एंड थैंक यू मौसम जी वंस अगेन कि आपने इतना डिटेल सेशन लिया। एंड नाउ टू कंक्लूड दिस सेशन, हम एफएक्यू सेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेकअप करूँगा कुछ क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स ने पूछे हैं हमसे ऑनलाइन या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एंड उसके बाद हम जो हमारे साथ जूम के वाया कनेक्टेड हैं व्यूअर्स, हम उनके क्वेश्चन टेकअप करेंगे। सो मौसम जी, टू बिगिन विद इसे पार्ट्स में करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रूडेड बिजनेस मॉडल फर्स्ट। सो उसमें क्वेश्चंस काफी सारे लोगों के ये आए हैं कि जैसा आपके एक तो हो गया कॉर्न मील जो आपने एक्सप्लेन किया, उसके सिवाय कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनसे आप बेसिकली पफ स्नैक्स बना सकते हैं और उनका मार्केट स्कोप कैसा है? जैसे मैंने बताया था कि तीन तरह के एक्सट्रूजन टेक्नोलॉजी है। एक है फुली कुक्ड, एक हाफ, और एक ऑलमोस्ट कच्चा। तीन तरह के एक्सट्रूजन है। तो जो फुली कुक्ड है उसमें कोई भी आप ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज फुली कुक्ड में पॉप होना जरूरी है, प्रोडक्ट का फटना जरूरी है। तो ग्रेन्स पॉप होते हैं। अगर आप दाल लेंगे तो वो पॉप नहीं होगी। तो कोई भी ग्रेन्स आप ले सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो रागी, जवार, किनुआ, ओट्स, इस तरह के ग्रेन्स आप मिक्स भी कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ग्लूटेन फ्री, हेल्दी, इस तरह के काफी चीजें बना सकते हैं। तो कोई भी ग्रेन आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसमें दाल यूज करनी है प्रोटीन वैल्यू डालने के लिए, तो आप 30% तक उसमें प्रोटीन के प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। तो कुछ हाई एंड प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, वो हाई प्रोटीन वाले आते हैं, वो उसमें सब दाल वगैरह या प्रोटीन के आइसोलेट्स वगैरह डालते हैं उसमें। तो एक तो वो हो गया। फिर सेकंड जो मैंने एक्सट्रूजन दिखाया था वो हाफ कुक था, जिसको फ्राई करना है। तो वो मैदे से भी बना सकते हैं और कॉर्न से भी बना सकते हैं। ठीक है। और फिर थर्ड जो एक्सट्रूजन है, जो पैलेट जिसे कहते हैं, जो कच्चा बनता है, वो कॉर्न का, पोटैटो का और व्हीट का, तीनों का पॉसिबिलिटीज होती है उसमें। पर वो प्लांट बहुत महंगे आते हैं। वो ज्यादातर प्लांट जो है इटली, यूरोप से आते हैं, और उन प्लांट्स की कॉस्ट आपको मतलब 500 से 1 टन पर आवर से कम के होते नहीं, और 12-12 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट नहीं होते। तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा न्यू कमर्स को उसमें घुसने के लिए, अनटिल अनलेस उनके पास सेल्स का फूड में एक्सपीरियंस हो। अगर सेल्स में अच्छा एक्सपीरियंस है फूड इंडस्ट्री में, और B2B सेल्स करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर आप स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों को माल बेचेंगे रेदर देन कंज्यूमर को। तो अगर आपका इंटरेस्ट उस तरह का है तो उसमें थर्ड वाले में एंटर हो। अगर सीधा कंज्यूमर को बेचना है तो फर्स्ट और सेकंड मॉडल बेस्ट है। हाँ, एक और एक्सट्रूजन होता है। ये अभी सारे डबल स्क्रू बैरल वाले हैं। एक सिंगल स्क्रू का एक्सट्रूजन और होता है जिसमें हम कुरकुरे बनाते हैं। तो कुरकुरे जो है वो चावल से बनता है, वो भी फ्राई होता है प्रोडक्ट। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है जो मैंने इसमें कवर नहीं करी, पर वो कर सकते हैं। सो मौसम जी, एक क्वेश्चन बेसिकली इसी का पार्ट था। एक एक व्यूअर ने पूछा कि पीनट के बेस, मतलब पीनट को एज अ बेस लेके हम किसी टाइप का एक्सट्रूडेड स्नैक बना सकते हैं? अम, आप पीनट पाउडर यूज कर सकते हैं कुछ परसेंटेज तक, ज्यादा नहीं। उसका प्रोटीन का पॉइंट है उसका, और टेस्ट। आपने मैंने प्रोडक्ट देखे हैं वो ज्यादातर यूरोप में और अमेरिका में देखे हैं, जो पीनट की शेप में बना होता है और उसमें पीनट पाउडर यूज होता है बेसिकली। पर मेन कंटेंट उसका कॉर्न नहीं होता है,
अराउंड 10% 12% उसको पीनट डालते हैं और ऊपर जो फ्लेवरिंग करते हैं उसमें वो पीनट यूज करते हैं थोड़ी, तो उस तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली ये पूछा काफी सारे व्यूअर्स ने कि सपोज करिए एक सबसे छोटा फीजिबल मॉडल एक स्कीम होती है पीएमएजीपी, तो 25 लाख तक का उसके इन्वेस्टमेंट का वो है सुपरविजन। तो काफी सारे लोग जानना चाहते हैं इससे नीचे बिजनेस मॉडल्स क्या अवेलेबल हैं जो मतलब एक्सट्रूडेड स्नैक में जो हम लगा सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया था शुरू में कि एक एक्सट्रूडर और हमारे पास होता था पहले, जो इससे कम प्रोडक्शन देता था, लगभग 75-80 केजी पर आवर। पर हमने ये देखा कि जो भी वो एक्सट्रूडर लगा रहा है वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। उसका रीजन प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो आप बना लेंगे, पर जैसे मैंने बताया था कि 75 किलो अगर आपने माल बनाया, 8 घंटे में 1 टन माल बनाया, तो आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो ज्यादा इतने हो जाएंगे कि आपको 15% बचाने मुश्किल हो जाएंगे। उसमें 2-3% 4% बड़ी मुश्किल से बचेंगे, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। अनटिल अनलेस आप कुछ स्पेशल करते हैं, जैसे आपने पीनट का नाम लिया, ठीक है, पीनट्स या फिर जवार, रागी, किनुआ, इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं जो 20 रुपए का, 40 रुपए का, 50 रुपए का पाउच बनाते हैं, तो फीजेबल हो सकता है बिजनेस मॉडल। लेकिन अगर आप भेड़ चाल में जाएंगे और यही क्रैक्स और ये कुरकुरे और ये बनाएंगे, तो आप 2 साल के बाद आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा अपनी जेब से सारा पैसा लगाने के बाद। ये हमने नोट किया है। अब कुछ लोग चला रहे हैं पर वो फिर क्वालिटी नहीं देते। जैसे हमने कहा कि 150 रुपए किलो का मसाला और तेल चाहिए, तो वो फिर उसमें मिलावट करते हैं, घटिया मसाला यूज करते हैं। कॉर्न यू ग्रिट जो 27-28 रुपए की अच्छी ग्रिट आएगी, वो कीड़े वाली ग्रिट ले लेंगे, तो वो आपको माल वैसा ही मिलेगा जो फाइनल प्रोडक्ट, तभी कॉस्ट बचेगा। या वो जीएसटी में गड़बड़ करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तभी वो वायबल होगा, नहीं तो वो बिजनेस वायबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पाउचेस, क्वांटिटी आपकी इतनी कम बनेगी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके वो प्रॉफिट मार्जिन को खा जाएगा। सो अब थोड़ा मार्केटिंग एक्सपेक्ट पे आते हैं। सो बेसिकली अगर ये समझें कि सपोज करिए मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया, सो होल सेलर को अप्रोच करना ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर इसके इंडिविजुअल मॉल्स वगैरह से टाई अप करना और उनके लिए मतलब उनके ब्रांड पे इसे सेल करना ज्यादा फीसिबल है? दोनों मार्केट पॉसिबल है। ये हाई वॉल्यूम मार्केट जो है, ये आप के ज्यादातर, जैसे मैंने कहा, 100 किलोमीटर रेडियस में अगर आप माल बेच रहे हैं तो ही फीजिबल है ये बिजनेस, तब आपको मजा आएगा इस काम करने में, क्योंकि बड़े प्लेयर आपसे compete नहीं कर पाते। उनकी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, जो आपकी कम रहेगी तो आप उसमें compete कर पाएंगे। तो उसमें तो आप B2C में छोटे शॉप्स वगैरह इन सब पे सप्लाई करें। लेकिन अगर कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, महंगा प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जो मॉडर्न ट्रेड है, जो रिटेलर्स हैं बड़े, जैसे बिग बाजार और ये सब, इस तरह के जो रिटेलर हैं वो महंगा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो 5 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहते, उनको मार्जिन ज्यादा चाहिए। तो वो आपके प्रोडक्ट तभी लेंगे जब कोई उसमें स्पेशलिटी होगी या फिर बड़े पैकेट होंगे। पॉसिबल है, कुछ कंपनीज B2B में काम कर रही हैं, उसको टर्म कहते हैं प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल। उस केस में क्या होता है, अगर आप प्लांट लगाते हैं और आप किसी थर्ड पार्टी के लिए प्रोडक्ट बनाए, तो आप सिर्फ प्रोडक्शन के लिए आपका काम है, और वो बड़ी कंपनीज, क्योंकि वो अपने प्लांट हर जगह नहीं लगाना चाहती, तो आपके थ्रू लगा लेंगी। वो कहेंगे आप लगाओ, आप पैसा लगाओ, आपकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर आपको एक लेबर कंपोनेंट ऐड करके वो दे देते हैं, सेल भी आपको नहीं करनी। तो एक बिजनेस मॉडल वो फिजिबल है। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में आप जैसे ही एंटर होंगे, बिग बाजार या इसमें, वो कहेंगे भाई इधर माल रखने के 3 लाख रुपए लगेंगे या 2 लाख रुपए लगेंगे, तो वो इतनी बड़ी फीस ले लेते हैं कि अगर 5 रुपए का पाउच होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। आपको प्रोडक्ट भी उस हिसाब से ही बनाना पड़ेगा, 20 रुपए का, 30 रुपए का, जिसमें आपके पास इनफ मार्जिन हो कि आप इस तरह की फीस देके उन रिटेल चेन्स में एंटर कर सके। तो चलते दोनों मॉडल हैं, तीनों मॉडल चलते हैं। तीनों मॉडल में लोग अच्छा कमा रहे हैं। ऑन एन एवरेज मैं बताता हूँ, सिर्फ एक्सट्रूजन स्नैक्स के जो प्लेयर सरवाइव करते हैं
1 साल 2 साल सरवाइव कर जाते हैं, वो 50-60 करोड़ के टर्नओवर पे आ जाते हैं। ये कॉमन देखा है हमने। हमारे कम से कम मैं कहूंगा 200-300 कस्टमर होंगे जो जीरो से स्टार्ट किया था जिन्होंने, और आज की डेट में 50-60 करोड़ का बिजनेस अपने लोकल एरियाज में कर रहे हैं। चाहे आप झारखंड जाएं, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, या उड़ीसा में, या मध्य प्रदेश में, मतलब छोटे छोटे एरियाज जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, वहां पे वो 50-50, 60-60 करोड़, 100-100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं सिर्फ एक्सट्रूजन से। ओके, सो अब थोड़ा फ्राइड जो आपके चिप्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। सो जो फ्राइड चिप्स हैं उसमें आपने वैरायटीज तो बता दी कि डिफरेंट वैरायटीज हैं, इवन आपने टेक्नोलॉजीज भी एक्सप्लेन की। सो क्वेश्चन ये है कि इसको सबसे छोटे स्केल पे कितने पे किया जा सकता है, पहली चीज। सेकंड, उसका स्कोप मतलब रूरल एरिया में कैसा और जो अर्बन एरिया उसमें कैसा है? चिप्स का स्कोप पूरे इंडिया में है, रूरल में भी बहुत है, क्योंकि आलू का टेस्ट सबका है। और सबने घर में कभी ना कभी बचपन में मम्मी के साथ बैठ के चिप्स बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं, तो सूखते हुए देखे हैं, अगर बनाए नहीं है तो सबको आलू का टेस्ट है। तो ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में चलता है। इसका बस आपको ये देखना है कि मैं आलू सस्ता कैसे खरीदूं और उसको प्रिजर्व कैसे करूं, क्योंकि जब ऑफ सीजन होता है आलू 30 रुपए 40 रुपए किलो तक आलू आ जाता है। उस टाइम पे मैं कैसे सरवाइव करूंगा, ये आपको मैनेज करना है। ठीक है, अगर आप छोटा सेटअप लगाते हैं गृह उद्योग टाइप, तो वो भी पॉसिबल है, उसमें भी लोग सरवाइव कर रहे हैं। उसमें क्या है कि आप छोटी मशीन्स आती हैं, क्लीनिंग वगैरह तो आपने हाथ से कर ली, छिलके उतारने की छोटी मशीन आती है 10-10 किलो की, 12-12 किलो की, वो आप ले सकते हैं, बहुत सस्ती रीजनेबल रेट पे आ जाती है। छील लिया, फिर उनके स्लाइस करने की भी मशीन भी आती है, नहीं तो आपने कुछ लेबर रख के उसके चिप्स बनाए, और उसको आपने मैनुअल फ्रायर होते हैं वो, सेमी ऑटोमेटिक, उसमें कढ़ाई सी होती है और एक उसमें जाली लगी होती है, उसमें आप डाल देते हैं और वो पलट देती है माल बन के, और फिर सीजनिंग कर ले। तो वो भी पॉसिबल है, पर उसमें आप ब्रांड नहीं बना पाएंगे, पर अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा, आप बिजनेस कर सकते हैं। बस उसमें आपको ये देखना है कि ऑफ सीजन में आप कैसे करेंगे। नॉर्मली ऑफ सीजन में लोग वो वाला बिजनेस, ओ सॉरी, हाँ, ऑफ सीजन में लोग वो वाला बिजनेस बंद कर देते हैं चिप्स का, जब आलू महंगा हो जाता है। पर जब सीजन होता है उस टाइम में वो खूब बेचते हैं। आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट पाउचेस में हलवाइयों के पास पड़े होते हैं, वो बाहर रोड पे भी बहुत मिलता है वो चिप्स। तो उसकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसा नहीं है कि वो इवन जब चिप्स है तो उसकी भी बहुत डिमांड है मार्केट में, तो उस तरह का आप कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक या छोटा सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो अब इसी मतलब ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। आपने हॉट चिप्स का शायद नाम सुना होगा। वो लोग बेसिकली डिफरेंट जो आपके मटेरियल्स से बनाना हो गया, आपका पोटैटो हो गया, उसको फ्राई करके रखते हैं और उसको मतलब शॉप पे ही सेल करते हैं। आप 1 किलो 2 किलो जैसे लेना है ले सकते हैं। तो इस टाइप के मॉडल्स जो हैं इनका क्या स्कोप है? और जैसे मैंने पोटैटो का बताया था, इसी तरह से आप बाकी वेजिटेबल चिप्स वगैरह भी बना सकते हैं। बनाना चिप्स तो कॉमन है ही साउथ इंडिया में, वो इसी वहाँ पे है। इवन नमकीन इंडस्ट्री में भी आप देखोगे कि हर एरिया में कोई छोटा प्लेयर होता है जिसकी अपनी दुकान होती है, और वो 50 तरह के नमकीन लगा के बैठा होता है वहाँ पे, वो सारे खुद ही बना। तो इस तरह से आप चिप्स वगैरह में कर सकते हैं। उसमें अगर आपका रेटा है तो है। ओके, सो अब इस पे मूव करते हैं बेसिकली लाइसेंसेस पे थोड़ा। कुछ मशीन स्पेसिफिक लाइसेंसेस होते हैं, मतलब अगर मैं एक टाइप का प्लांट लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली होते हैं, बट वो क्या क्या होते हैं बेसिकली आपके एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स के लिए और आपके फ्राइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए? मशीन स्पेसिफिक लाइसेंस नहीं होते।
नॉर्मली फूड इंडस्ट्री के जो फसाई के लाइसेंस हैं वो आपको लेना पड़ेगा, जो बेसिकली उसका मेन पर्पस है कि आप हाइजीन और ये सब मेंटेन कर रहे हैं फैक्ट्री में कि नहीं कर रहे हैं, तो आपको फसाई के लाइसेंस लेने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो इस तरह की रिक्वायरमेंट आ सकती है कि सीई, जैसे अब यूरोप में करना है तो सीई आपकी जो मशीनरी है सीई होनी चाहिए, लेकिन विद इन इंडिया ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन एक्सपोर्टिंग टू आर नेबरिंग कंट्रीज में भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन मिडिल ईस्ट में भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यूरोप या अमेरिका जब जाएंगे तो सीई की या एफडीए के रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, पर नॉर्मली वो फैक्ट्री लेवल पे होते हैं ना कि मशीन लेवल पे। उनका पर्पस ये होता है कि आप हाइजीन स्टैंडर्ड क्या मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज हुआ था आईबीआर से, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन का जो आपको लेना पड़ता है अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप बॉयलर लगा रहे हैं उस कैपेसिटी का। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसे कुछ मशीन या इक्विपमेंट्स हैं जिनका मतलब ऐसा कुछ लाइसेंस या स्पेसिफिकेशन होता है, क्योंकि प्लांट्स काफी बड़े बड़े हैं, तो अगर कुछ हैं तो आप जस्ट ब्रीफ कर दीजिए। वो डिपेंड करता है कि आप बॉयलर का हीटिंग सोर्स क्या यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास गैस लाइन है तो फ्राइंग में मतलब हीटिंग कहाँ लगेगी, मेन फ्रायर में और अवन में, ठीक है। तो अगर गैस लाइन है तो हम गैस लाइन से कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो सेफेस्ट है। कई एरियाज में डीजल यूज करते हैं, वहाँ अलाउड है इसलिए करते हैं, कई एरियाज में अलाउड ही नहीं है तो आप डीजल बर्नर नहीं यूज कर सकते। कईयों में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, 5 रुपए 6 रुपए यूनिट जैसे फूड पार्क्स वगैरह में देती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे आप चला सकते हैं ये सारी मशीन्स। फिर चौथा आ गया बॉयलर। बॉयलर में आज की डेट में जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह में तो रिस्ट्रिक्शन है। बॉयलर का फायदा होता है कि आप भूसे से, जैसे चावल का आपके उस एरिया में ज्यादा है तो चावल का भूसा होता है, वो सबसे सस्ता फ्यूल पड़ता है, भूसा हो गया या कोई ना कोई लोकल आपको चीज मिल जाएगी जिससे आप उसको बॉयलर को चला लें। तो बॉयलर में आप उसमें ऑयल गर्म कर लें या स्टीम से कर लें और वो उससे हीटिंग होती है। तो मेजर बड़ी सिटीज में तो मोस्टली ये चीजें बैन हो गई हैं पॉल्यूशन के चक्कर में। छोटी सिटीज वगैरह में अलाउड है अभी भी, उसमें हाँ आपको बॉयलर जो है वो लाइसेंस वाले लेने पड़ेंगे, वो हमारे स्कोप में है ही नहीं। हमारी मशीनरी के स्कोप में है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, वो आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है, और इसमें नाइट्रोजन प्लांट लगता है पर वो छोटे नाइट्रोजन लगते हैं, उसके लिए कोई ऐसा लाइसेंस नहीं चाहिए। पर बॉयलर के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है, जी बाकी कोई रिक्वायरमेंट। सो थोड़ा इसी पे आप आगे बिल्ड करते हैं लाइसेंसेस पे, जैसे आपने एफएसएसएआई का। सो एफएसएसएआई के मतलब ऐसे कोई जनरल लाइसेंस है या आपके प्रोडक्ट वाइज आपको डिफरेंट लाइसेंसेस लेने होते हैं? नहीं, फैक्ट्री लेवल का लाइसेंस होता है कि हमें फूड प्रोडक्शन करना है, उसमें आपको लिखना पड़ता है क्या क्या आप मैन्युफैक्चर करेंगे। पर वो सिंपल लाइसेंस है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, अगर बहुत छोटा सेटअप है तो वो इंस्पेक्शन भी नहीं आते, अगर अच्छा सेटअप है तो वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं एक बार, और रैंडम कभी भी आ सकते हैं। उनका मेन पर्पस होता है कि आप क्लीनलीनेस हाइजीन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी अगर कंटेमिनेशन प्रोडक्ट में आ जाता है तो वो लोगों की हेल्थ को इफेक्ट करता है, और उसकी प्रॉब्लम आप ही के ऊपर वापस आएगी घूम के। अगर आपके प्रोडक्ट से कुछ दिक्कत होती है किसी को, तो वो आपको हर पाउच के ऊपर बैच नंबर सब कुछ लिखना पड़ता है। तो वो पाउच जब मार्केट से रैंडम किसी ने उठाया इंस्पेक्टर ने और उसको लैब में चेक कराया, जैसे मैगी के साथ हुआ था, तो उसमें अगर आपकी कोई कंटामिनेशन आई तो वो वापस आपके पास ही आएंगे कि भाई आपके ऐसे ऐसे पाउच हमने चेक किए मार्केट में, इसमें ये दिक्कत है। पर ज्यादातर मतलब प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो इस तरह का इशू नहीं आता। एग्जैक्टली मतलब नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरर्स लाइबिलिटी इसीलिए होती ही है, हाँ, आपको आपकी लाइबिलिटी है, तो बीमार होगा तो पुलिस केस भी बनेगा तो आपकी कंपनी में बनेगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ क्लेanलीनेस एंड हाइजीन। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मशीनें नहीं चाहिए, इसके लिए
अपना घर बिल्कुल साफ होता है, किसी का घर गंदा होता है, तो वो घर की प्रॉब्लम नहीं है, वो घर में रहने वाले की प्रॉब्लम है। तो अगर आपका माइंड ऐसे होगा कि मेरे को हर चीज क्लीन रखनी है, और आपने डे वन से अपनी लेबर किया कि भाई इतने मशीन तो ये है, मैं रैंडम टेस्टिंग करूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी, तो इस तरह के प्रोसेसेस, और आपका अगर माइंडसेट डे वन से होगा तो आपका वो हाइजीन का प्रोसेस इनबिल्ट हो जाएगा। तो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा तो ही हाइजीन मेंटेन कर पाऊंगा, आप छोटे से एक कमरे में भी फैक्ट्री लगाएंगे तो आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं। सो आई थिंक मौसम जी ये मेजर पार्ट कवर होता है इससे, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन। सो अब हम जो हमारे जूम के व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चन टेक अप करेंगे वन बाय वन जो इस सेशन में है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द व्यूअर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। कल के सेशन में जरूर आइएगा। सी यू अगेन टुमारो with the different business model or some जो भी उसका मॉडल होगा। हम ये नहीं कहते कि हम एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में हम पूरा साथ निभाते हैं। समाधान लेके आ रहा है बिजनेस पाठशाला, जो कि रोज लगेगी मंडे टू फ्राइडे हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस पाठशाला पे। आप ज्वाइन करिए, और अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं या आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं और पाएंगे जवाब हमारे एक्सपर्ट द्वारा। तो ज्वाइन करिए आज ही बिजनेस पाठशाला।